विनलैंड इज रियल। ये सुनकर तुम में से ज्यादातर लोग ही सोचोगे कि भाई तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तू ये सब क्या बातें कर रहा है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग विनलैंड सागा एनिमे और वाइकिंग्स रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स लाने वाले हैं जो तुम लोग इस वीडियो के अंदर जानने के बाद सोचोगे कि भाई ये क्या है। तो गाइस, इस वीडियो को मैंने मेजरली 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग बात करेंगे कि हमारे एनिमे के अंदर यानी कि विनलैंड सागा एनिमे के अंदर क्या स्टोरी या क्या कॉन्सेप्ट फॉलो किया गया है, और दूसरे पार्ट के अंदर हम बात करेंगे द रियल स्टोरी ऑफ थॉर्स और यू कैन से द जर्नी ऑफ फिनलैंड। एंड इन दोनों पार्ट्स को अच्छी तरीके से सुनने और समझने के बाद तुम लोगों को मुझे कमेंट्स में बताना है कि भाई विनलैंड सागा एनीमे इस रियल स्टोरी से, जो पार्ट 2 में मैंने बताऊंगा, उस रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है या फिर पूरी की पूरी जो बोल सकते हो तुम एक इमेजिनेशन वाली स्टोरी है। एंड हाँ, वीडियो के बीच में मैं ये भी बताऊंगा कि विनलैंड जो है मतलब हमारा थॉरफिन जहां पर जाने की कोशिश कर रहा था, उस जगह को आज के दुनिया के अंदर मतलब हमारे करंट वर्ल्ड के अंदर किस जगह को विनलैंड कह सकते हो तुम, या फिर हमारे अगर वाइकिंग रिकॉर्ड्स को माने तो कौन सा जो अभी कंट्री है वो अभी विनलैंड है। सो गाइस, हम आज की वीडियो के अंदर विनलैंड सागा एनिमे एंड वाइकिंग रिलेटेड कुछ बहुत ही न्यू फैक्ट्स एंड थ्योरीज को जानने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा नाम है सुमन एंड आप लोग देख रहे हैं मैड बॉय यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना। चलो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से हमारी इस वीडियो की पार्ट 1 यानी कि विनलैंड सागा एनिमे के बारे में हम यहाँ से थोड़ी बहुत ऊपर से बात करेंगे, क्योंकि अगर किसी को भी पता ना हो कि विनलैंड सागा एनिमे क्या है और कैसे क्या स्टोरी दिखाई गई है हमें इस स्टोरी के अंदर, तो तुम्हें सेकेंड पार्ट में जो मैं स्टोरी बताने वाला हूँ तुम्हें उसका कुछ भी समझ में नहीं आएगा और तुम मुझे एक कंक्लूजन भी नहीं दे पाओगे कि भाई ये एक रिकैप है, मतलब इंस्पिरेशनल स्टोरी है, या फिर अपने पूरे के पूरे इमेजिनेशन वाला स्टोरी है। एनिमे शुरू होती है और हम देखते हैं एक बैटलफील्ड का सीन, जहां पर हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है 2 लड़कों के साथ। यहाँ पर काले वाला लड़के का नाम है थॉर्स। यहाँ पर हमारा थॉर्स ही मेन एमसी है बोल सकते हो, बट ये एनिमे का एमसी नहीं है। हमारे जो सेकंड स्टोरी आएगा उसके अंदर हमारा थॉर्स ही एमसी है। हमारे इस पे जो थॉर्स के साथ एक और लड़का था उसका नाम था थॉरगिल। एंड यहाँ पर हमारे विनलैंड सागा एनिमे के अंदर दिखाया गया है कि हमारा जो थॉर्स था वो कंटिन्यूअसली बैटल्स के साथ बहुत ही मतलब तंग हो गया था। वो नहीं चाहता था बैटल करना, वो अपनी लाइफ को एक शांति भरी जिंदगी गुजारना चाहता था। इसी वजह से वो बैटल के दौरान एक दूसरे जब आर्मी के साथ बैटल हो रहा था तो किसी ना किसी बहाने से वो पानी में गिर जाता है, मतलब समुद्र में, और वहां से वो तैर कर निकल जाता है एंड दूसरे कहीं पर जाकर बस जाता है। एंड हमारा जो थॉर्स एक दूसरे जगह पर बसता है उसका नाम वो रखता है ग्रीनलैंड। पर अगर तुम लोग देखने जाओगे तो ये मोस्ट ऑफ द इलाका जो है वो बर्फ से ढका हुआ है। अगर तुम लोग चाहो कि ग्रीनलैंड कहाँ पर है वो मैं तुम्हें पार्ट 2 के अंदर दिखा दूंगा कि हमारे अभी करंट वर्ल्ड के अंदर ग्रीनलैंड कौन से जगह को और किसको बोला जाता है। तो हम आगे स्टोरी को देखते हैं। हम देखते हैं कि हमारा थॉर्स वहां पर कुछ और लोगों के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से सेटल हो गया है एंड एक काइंड ऑफ तुम बोल सकते हो विलेज की तरह क्रिएट कर लिया है। वहीं पर कुछ देर बाद ही हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है हमारे थॉर्स के दोनों चिल्ड्रंस के साथ। हमारी थॉर्स की जो सबसे बड़ी बेटी उसका नाम था एल्वा एंड जो छोटा लड़का था उसका नाम था थॉरफिन। एंड इसके बाद हमें एनिमे के अंदर कुछ शांति भरे मोमेंट्स दिखाए जाते हैं और यहाँ पर हमें एक और टकले वाले अंकल के साथ भी इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो काइंड ऑफ ए मर्सनरी था और अलग अलग जगह पर जाकर सेलिंग वगैरह और सामान के खरीदने और बेचने के काम वगैरह करता था। वो आकर बच्चों को कहानी वगैरह सुनाता था। वहीं से उसने एक विनलैंड नाम के जगह की कहानी हमारे थॉरफिन के साथ बाकी सारे बच्चों को भी सुनाई। और हमारा जो अंकल था वो बोलता था कि ये जो विनलैंड है ये बहुत ही हरा भरा इलाका है और वहां पर किसी भी तरीके की खाना पीना और फूड्स वगैरह की दिक्कतें नहीं होती, क्योंकि तुम लोगों को मैंने अभी बताया कि हमारा जो थॉर्स या फिर तुम बोल सकते हो ये जो थॉर्स का पूरा विलेज है वो एक काइंड ऑफ बर्फीली इलाका पर रहता है। तो इसी वजह से वहां पर फूड्स और क्रॉप्स उगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसी वजह से हमारे जो बाकी सारे लौंडे थे वो इस नए जगह पर मतलब नए ग्रीन एरिया को जानकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। और हमारा जो थॉर्स का बेटा थॉरफिन है वो बहुत ही इंटरेस्ट लेने लगता है। वो बोलता है कि मुझे भी एक दिन जाना है विनलैंड के अंदर। और वहीं पर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे पर ही
एक और बैंडेड का ग्रुप आ चुका है थॉर्स को ढूंढते हुए, क्योंकि थॉर्स जिस किंग या फिर तुम बोल सकते हो गुट के प्रधान के लिए काम करता था, उसको पता चल गया है कि थॉर्स मरा नहीं है और वो बस अपने आप को जिंदा रखने के लिए और अपनी लाइफ को शांति से गुजारने के लिए अपने आप भागकर उस बैटलफील्ड से भागकर दूसरी जगह पर चला गया। एंड ये वाली जो बात हमारा थॉर्स मरा नहीं है और हमारा थॉर्स जिंदा है, ये वाली बात हमारा थॉरकिल यानी कि जो हमारे एनिमे के फर्स्ट सीन पर ही दिखाया गया था थॉर्स के साथ, वो वाला बंदा भी जानता था एंड वो वाला बंदा भी प्रिटी स्ट्रांग है। तो इसी वजह से हमारा जो किंग था वो कुछ और बैंडेड्स को या फिर तुम कह सकते हो कुछ और वाइकिंग्स को हायर करता है हमारे थॉर्स को मारने के लिए, क्योंकि हमारा थॉर्स था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था। हम लोगों को बता दूं हमारा जो ये बैंडेड्स थे ये मार ही नहीं पाते अगर हमारे थॉर्स के साथ वो लोग एक गेम नहीं खेलते। और वो गेम क्या था, उसने क्या किया था, उससे पहले एक चीज मैं तुम लोगों को बता दूं, यहाँ पर जो हमारे दूसरे बैंडेड्स यानी तुम बोल सकते हो दूसरे वाइकिंग्स का ग्रुप था, वहां पर जो लीडर था उसका लीडर का नाम था एस्केलार्ड। हमारा जो ये एस्केलार्ड था ये बहुत ही नीच इंसान था, इसके दिमाग में हमेशा उल्टे पुल्टे ख्यालात ही चलते थे। ये बहुत ही अजीबोगरीब प्लान बनाकर हमारे थॉर्स को मारता है, क्योंकि अगर ये अपनी पूरी की पूरी पोटेंशियल भी लगा दे तब भी ये थॉर्स को एकदम इजी वे में मतलब एकदम फेयर फाइट के अंदर नहीं हरा सकता था। हमारे एस्केलार्ड ने थॉर्स को कैसे हराया और इसके बाद एस्केलार्ड के साथ किया हुआ, थॉर्स के साथ किया हुआ एंड थॉरफिन के साथ किया हुआ, ये सारी चीजें तुम लोग एनिमे देखने के बाद ही समझ पाओगे। ये थी एनिमे की बस एपिसोड 1 की बात। तो मैंने यहाँ पर बेसिकली बस एपिसोड 1 का एक छोटा सा समरी दिया है जिससे तुम लोगों को जो ऊपर ऊपर से स्टोरी है वो समझ में आ जाए, और अगर तुम लोग ऑलरेडी एनिमे देख के रखे हो तो तुम्हें थोड़ा बहुत याद आ जाए, तुम्हें सारी चीजें याद आ गई हो और सभी चीजें समझ में आ गई हो। तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो के मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट यानी कि हमारे पार्ट 2 द रियल स्टोरी ऑफ थॉर, और यू कैन से द जर्नी ऑफ फिनलैंड। तो देखो स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले तुम लोग को यह जानना जरूरी है कि वाइकिंग्स किनको बोला जाता है, और या फिर तुम बोल सकते हो कि वाइकिंग वर्ड्स का मतलब क्या है, क्योंकि तुम लोगों को पता ही होगा हमारा जो विनलैंड सागा एनिमे है वो टोटली वाइकिंग्स के ऊपर ही बेस्ड है। तो अभी मैं तुम लोगों को बताने वाला हूं द डिटेल्स अबाउट वाइकिंग्स। तुम लोगों को लगता होगा कि भाई वाइकिंग्स मतलब ही योद्धा होते हैं, मतलब सर मार काट ही करना उनका काम होता है, बट नहीं, ये पूरा का पूरा गलत कॉन्सेप्ट है। वाइकिंग मतलब सिर्फ योद्धा ही नहीं होते, वाइकिंग किसी नाम नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई काम नहीं है। वाइकिंग किनको बोला जाता था और वाइकिंग शब्द का मतलब क्या है ये जानने के बाद तुम लोगों का कंसेप्ट ही चेंज हो जाएगा। मैं गारंटी दे सकता हूं तुम में से 99% लोगों को ये लगता होगा कि वाइकिंग्स मतलब कुछ और है, बट इस वीडियो के बाद तुम्हारे वाइकिंग रिलेटेड सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलो अभी हम बढ़ते हैं मेन टॉपिक ओवर कि वाइकिंग आखिर क्या है। पहली बात तो तुम बोल सकते हो कि वाइकिंग कोई प्रजाति, कोई धर्म या फिर किसी लोगों को वाइकिंग्स बोला जाता था, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं तुम लोगों को बता दूं ये जो वाइकिंग कल्चर था ये ऑलमोस्ट 19 से लेकर 11th सेंचुरी तक अराउंड चलता था। एंड हमारे जो मोस्ट ऑफ द वाइकिंग्स थे वो करंट टाइमलाइन के अंदर बोल सकते हो तुम डेनमार्क, नॉर्वे एंड स्वीडन, इन तीनों जगह से ही मोस्ट ऑफ द वाइकिंग्स निकलते थे। और ये जो वाइकिंग्स थे वो कभी कभी जाकर कनाडा या फिर तुम बोल सकते हो इंग्लैंड के अंदर रेड्स करते थे, मतलब जहाज लेके जाते थे, वहां पर मार काट लूटपाट मचाते थे और वहां से लूट कर फिर से भाग जाते थे। तो वहां पर मतलब उस जगह के जो लोग थे, लंदन या फिर कनाडा था, मुझे इतना ज्यादा याद नहीं है, तो उस जगह के जो लोग थे वो इन लोगों को वाइकिंग्स बोलने लगे। तो मैं तुम लोग को यहां पर क्लियर कर दूं कि वाइकिंग कोई लोग नहीं है। वाइकिंग किसके बोला जाता है? जो लोग नाव लेकर दूसरी जगह में जाकर हमला करते थे उस काम को वाइकिंग बोला जाता था, उसको नहीं जो हमला करता था। हमला करने के काम को वाइकिंग बोला जाता था। एक चीज क्लियर करो, जो ज्यादातर वाइकिंग्स थे ना वो सभी के सभी अटैक नहीं करते थे, उनमें से बहुत सारे लोग बहुत सारे और भी काम करते थे, मतलब हमला करने के अलावा भी। उनमें से बहुत सारे लोग तुम बोल सकते हो फार्मिंग करते थे या फिर कुछ मछुआरे भी थे। तो इसी चीजों की वजह से, क्योंकि देखो क्योंकि डेनमार्क, नॉर्वे एंड स्वीडन इन तीनों मेजर रीजन से ही वाइकिंग्स आते हैं एंड इन तीनों रीजन में ही मोस्ट ऑफ द टाइम बर्फ रहती है, मतलब ठंडा एरिया है, तो वहां पर ज्यादा कुछ रिसोर्सेस नहीं है। इसी रिसोर्सेस को कलेक्ट करने की वजह से, मतलब
रिसोर्सेज की जरूरत की वजह से हमारे जो सारे के सारे वाइकिंग्स थे, लोगों को रेड मारने की जरूरत थी, क्योंकि उन लोगों को पता था अगर हम लोग रेड नहीं मारेंगे तो हमारे रिसोर्सेज की कमी की वजह से हम लोग मर सकते हैं। तो इसी वजह से उनमें से कुछ कुछ लोग जो है वो नाव लेकर दूसरे रीजन या फिर दूसरे स्टेट के अंदर जाते थे, अटैक करते थे एंड वो वापस आ जाते थे। इसी अटैक करके भाग जाने की चीजों को ही दूसरे जो स्टेट्स या फिर दूसरे जो कंट्रीज के लोग हैं उन लोगों ने वाइकिंग्स का नाम दे दिया। एक चीज बता दूं मैं, आई होप तुम लोग को वाइकिंग्स क्या है वो क्लियर हो गया होगा। वाइकिंग कोई शब्द, कोई इंसान या फिर कोई जाति का नाम नहीं है। वाइकिंग एक काम को बोला जाता है। तुम अगर एक नाव लेकर जाकर किसी जगह पर हमला कर रहे हो और वहां से भाग के आ जा रहे हो तो तुम्हें उस काम के लिए वाइकिंग बोला जा सकता है। उस काम को, एक पर्सन है एक्स और एक पर्सन है वाई, दोनों सेम है, डेनमार्क में रहते हैं, दोनों ही वाइकिंग है। पर्सन वाई क्या करता है, वो फार्मिंग करता है, बट पर्सन एक्स क्या करता है, पर्सन एक्स नाव लेकर जाता है, दूसरे कंट्रीज के अंदर अटैक करता है एंड वो वहां से भाग जाता है। तो इसी जो पर्सन एक्स ने काम किया, मतलब वो नाव लेके गया, तो पर्सन एक्स अपने फैमिली को बोलेगा कि आज मैं वाइकिंग करने जा रहा हूं, मतलब कहीं पर अटैक करने जा रहा हूं। तो कोई भी चीज अगर तुम करने जा रहे हो, मतलब कहीं पर अटैक करने जा रहे हो, तो उस अटैक करने को वाइकिंग बोला जाता है। आई होप तुम लोगों को डिटेल एक्सप्लेनेशन के बाद समझ में आ गया होगा कि वाइकिंग कोई भी काम, जाति, धर्म ये नहीं है। एक मतलब रेड मारने को ही तब के टाइम पर वाइकिंग बोला जाता था एंड जो लोग रेड्स मारते थे उन लोगों को वाइकिंग्स बोला जाता था। अब देखो, आई थिंक तुम लोगों को इसके बाद वाइकिंग शब्द के रिलेटेड कोई भी डाउट्स, कोई भी दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी तुम्हें कोई भी दिक्कत है तो तुम लोग मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। एंड देखो, ये सारी की सारी मैंने जो बातें बताई ये पूरी की पूरी 100% रियल है, कोई भी मैं अपने मन से नहीं फेंक रहा हूं। तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे द मेन स्टोरी के ऊपर, पार्ट 2 के। अभी हम बात करेंगे द रियल स्टोरी ऑफ थॉर्स। अभी देखो, थॉर्स जो है वो सभी नाम तो सेम नहीं होंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि ये तुम बोल सकते हो हमारे सेम टू सेम तो नहीं लिखेंगे ऑथर। अभी मैं बताने वाला हूं द रियल स्टोरी ऑफ एरिक द ब्लडी। तो चलो हम स्टोरी यहां से शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि एक लौंडा है, मतलब एक वाइकिंग है जो बहुत ही ब्रूटल है, बहुत ही मारकाट मचाता है। वो इतना मारकाट मचाता है कि वाइकिंग्स के अंदर ही उसका एक अलग ही खौफ है। उसके खौफ की वजह से वाइकिंग्स के अंदर उसका नाम दिया है एरिक द ब्लडी। मतलब तुम समझ सकते हो, या फिर तुम इसका नाम बोल सकते हो एरिक द रेड। मतलब तुम इतना सोचो कि वाइकिंग कितने ब्रूटल होते हैं, कितने निर्दयी होते हैं, बट उनके बीच में भी अगर किसी का नाम एरिक द ब्लडी या फिर एरिक द रेड तो उसका खौफ कितना ज्यादा हो सकता है, मतलब वो कितना ज्यादा आतंक मचाता है। तो हमारा जो ये एरिक द ब्लडी है, या फिर तुम एरिक द रेड बोल सकते हो, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम एरिक द ब्लडी बोलूंगा। एरिक द ब्लडी है, ये इतना ब्रूटल था, इतना आतंकवाद था। आतंकवाद मतलब तुम लोग वो मत सोच लेना, इतना ज्यादा खूंखार था कि इसको बस एक बार नहीं 2-2 बार देश से निकाल दिया गया है। समझ सकते हो, देश से देश निकाला दे दिया गया है। पहली बार हमारा ये लौंडा डेनमार्क में रहता था, एरिक द ब्लडी। ये इतना ज्यादा वहां पर मारकाट मचाता था। तो वहां पर हमारे सारे के सारे जो वाइकिंग्स के ग्रुप थे उन लोगों ने मिलकर हमारे एरिक द ब्लडी को देश से निकाल दिया, मतलब डेनमार्क से निकाल दिया। और डेनमार्क से निकालकर उन लोगों ने हमारे एरिक द ब्लडी को भेज दिया आइसलैंड पर। आइसलैंड पर भेजने के बाद हमारे आइसलैंड में भी हमारे एरिक द ब्लडी ने इतना ज्यादा आतंक मचाया, हमारे आइसलैंड के सरकार ने भी बोल दिया कि तुम यहाँ पर और नहीं रह सकते, तुमको यहाँ से भी जाना पड़ेगा। इसी वजह से हमारा जो एरिक द ब्लडी था उसको फिर से आइसलैंड से निकालकर एक और छोटे से द्वीप पर भेज दे, छोटे से आइलैंड कह सकते हो तुम। उस आइलैंड पर जाकर फिर से उसके नेचर के जैसा मारकाट मचाया, बट क्योंकि उस आइलैंड के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं थी, बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, तो बहुत ही आसानी से हमारे एरिक द ब्लडी ने उस जगह को टेक ओवर कर लिया। एंड क्योंकि उसका प्रेजेंस बहुत ही ऑरा वाला था, बोल सकते हो एक किंग की तरह था, एकदम स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी, तो बहुत सारे जो लोग थे वो उसके इन्फ्लुएंस में आ गए, बहुत सारे लोग उसे किंग की तरह ट्रीट करने लगे। तो इस वजह से हमारा जो एरिक द ब्लडी था वो सोच रहा था कि हम इस जगह पर नहीं रहेंगे, अगर यहाँ पर मैंने रहा तो कोई और आकर हमें फिर से निकाल सकता है। तो इसी वजह से हमारा जो एरिक द ब्लडी था वो नाव लेकर निकल पड़ा एक नई जगह का खोज करने के लिए। और जब वो वहां पर पहुंचा, उस जगह का नाम था ग्रीनलैंड। हाँ, इस जगह का नाम फिनलैंड नहीं था, इस जगह का नाम था ग्रीनलैंड। बट
तुम लोग अगर आज के टाइम पर देखने जाओगे तो ये थोड़ा भी हरा भरा नहीं था, ये पूरा का पूरा बर्फ में ढका हुआ इलाका था। बट फिर भी क्यों हमारे एरिक द ब्लडी ने इसका नाम ग्रीनलैंड दिया? क्योंकि तुम्हें पता होगा कि अगर तुम्हारे साथ पूरी की पूरी तुम्हें बस्ती बसानी है तो हमारे जो एरिक द ब्लडी थे उसके समझ में आ गया था कि अगर मुझे लोगों को यहाँ पर लाना है और लोगों को समझाना है और कन्विंस करना है कि आओ मेरे साथ यहाँ पर रहो, यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीजें हैं, तो तुम्हें उसी चीज के हिसाब से नाम को भी रखना पड़ेगा। अगर इस जगह का नाम ग्रीनलैंड ना होकर आइसलैंड होता तो लोग बोलते भाई ये बर्फ की जगह में हम क्यों जाए। तो इसी वजह से इसी चीज को दिमाग में रखते हुए हमारे एरिक द ब्लडी ने अपने इस जगह का नाम ग्रीनलैंड रखा। अगर अभी के टाइम पे तुम देखने जाओ कि ग्रीनलैंड और आइसलैंड को, तो आइसलैंड पूरा का पूरा हरा भरा होगा एंड जो ग्रीनलैंड है वो पूरा का पूरा बर्फ में जमा हुआ होगा। तो यहां से तुम्हें एक चीज और पता चलती है कि हमारा जो ग्रीनलैंड है उसको भी नाम दिया था हमारे एरिक द ब्लडी ने। और उसके बाद बहुत सारा टाइम बीत जाता है, हमारे एरिक द ब्लडी यहाँ पर आकर सेटल हो जाते हैं। जो सबसे बड़ी बेटी थी उसका नाम था फेडिस एपिकाडोटेर, छोटा बेटा था मतलब हमारे उस लड़की का भाई था, उसका नाम था लीफ एरिक्सन। तो आई होप तुम लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि हमारे जो एरिक द ब्लडी का दोनों बेटे और बेटी थी, एक बेटे का नाम था लीफ एरिक्सन एंड लेडी का नाम था एपिकाडोरेस। तो हमारे एरिक द ब्लडी के ये दोनों बेटा बेटी होने के बाद, इन सभी चीजों के कुछ समय बीत जाने के बाद, हमारा जो एरिक द ब्लडी का सन था यानी कि लीफ, उसको एक बात सूझी कि अगर हम लोग और आगे जाए समुद्र में तो क्या हमें कोई और अच्छा कॉन्टिनेंट नहीं मिल सकता, कोई और लैंड मास नहीं मिल सकता जहां पर हम लोग बस पाए। तो इसी आशा के चलते वो एक छोटी सी सेना लेकर अपनी नाव में चले गए थे एक नया कॉन्टिनेंट और तुम कह सकते हो एक नई जगह की तलाश में। और तुम लोगों को बता दूं कि अभी की तरह इतना आसान नहीं था कि कोई भी जगह पर तुम जाना चाहो नाव से तो तुम इजीली पहुंच जाओगे, क्योंकि आज से पहले मतलब ये बहुत समय पहले की बात है, ये पकड़ चलो तुम ऑलमोस्ट 100th सेंचुरी का टाइम है और इस टाइम के अंदर तुम्हें पता ही नहीं होता कि तुम्हें कितने दिनों तक समुद्र के अंदर रहना पड़ेगा या फिर तुम्हें कितने दिनों तक का रिसोर्सेस चाहिए। तो इस वजह से चीजें बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाती हैं और बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाली होती है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी चांस है ही नहीं और कोई भी गारंटी है ही नहीं कि तुम इतने दिनों के अंदर किसी भी लैंड मास तक पहुंच पाओगे। बट फिर भी हमारा जो लीफ था वो अपने जर्नी पर निकल पड़ा एंड साउथ की तरफ जर्नी करते हुए उसको एक लैंड मास मिला और उसने देखा कि ये जो लैंड मास है ये तो हमारे ग्रीनलैंड से भी बहुत ही ज्यादा हरा भरा है एंड यहाँ पर बहुत सारे तरह तरह के फूल और पौधे, अलग अलग तरह के क्रॉप्स भी हैं। तो इसी वजह से हमारा जो ये लीफ एरिक्सन था इसने इस जगह का नाम रख दिया फिनलैंड। अब देखो क्योंकि हमारे एरिक्सन को ये जगह मिल चुकी है बट हमारा एरिक्सन यहाँ पर कुछ काम नहीं कर पाता है क्योंकि हमारे यहाँ पर बस जानवर ही नहीं रहते, ऑफ कोर्स इस जगह पर लोग भी रहते हैं। तब हमारे जब एरिक्सन ने एक छोटी सी सेना लेकर वहां पर गया तो बहुत सारे उस एरिया के लोग मतलब वहां पर जो रहते थे उन लोगों ने हमारे एरिक्सन और उसके जो सारे के सारे मेंबर्स थे उन लोगों को भगा दिया एंड क्योंकि वो लोग बहुत ही कम नंबर पे थे और इन लोगों का अटैक बहुत ही ज्यादा था, वो लोग क्या कहते हैं कि अपने जान बचाने के लिए पीछे चले जाते हैं एंड हमारा जो लीफ था वो सोचता है कि एक ना एक टाइम पर आकर फिर से वो फिनलैंड पर आएगा एंड इस जगह को कब्जा करेगा। बट आगे क्या होता है कि हमारा जो एरिक्सन जब दूसरी बार आता है तब कुछ और शिप्स के साथ आता है, बहुत सारे लोगों के साथ आता है। बट उस टाइम पर हमारा जो द एरिक ऑफ ब्लडी था वो नहीं रहता था, तो हमारा जो उस टाइम का किंग था मतलब हमारा जो लीफ था वो किंग बन चुका था। बट किंग को यहाँ पर बैटल फील्ड पर नहीं आना था, तो हमारा जो लीफ है वो बैटल फील्ड पर नहीं आता है, उसकी जगह पर आता है हमारी फ्रेडीज। अगर तुम लोग को याद हो तो वो है हमारी लीफ की बड़ी सिस्टर एंड ये लीफ से काफी ज्यादा ताकतवर है और काफी ज्यादा खूंखार है। बट यहाँ पर क्या हुआ, हमारे जब सारे के सारे शिप्स आ रहे थे तो सारे के सारे शिप्स एक साथ नहीं पहुंचे, कुछ शिप्स इधर, कुछ शिप्स पहले पहुंचे और कुछ शिप्स देर में पहुंचे। यहाँ पर प्रॉब्लम यह हुआ कि हमारी जो फ्रेडीज जो शिप पर आ रही थी वो लेट पहुंची एक दो दिन बाद, बट उसके पहले जो कुछ लोग थे, कुछ वाइकिंग लोग थे, वो दूसरे शिप के साथ पहुंच चुके थे। एंड वाइकिंग कल्चर के अंदर एक रूल होता है कि अगर तुमने किसी एरिया को लूट किया एंड तुमने डिसाइड कर लिया कि ये लूट किया हुआ एरिया के अंदर मैं इस घर के अंदर रहूंगा, तो तुम और तुम्हारी पूरी फैमिली या फिर तुम चाहो जिन जिन लोगों के साथ, उन लोगों के साथ उस घर के अंदर रह सकते हो। और इसके वजह से जो पहले लोग आए थे उन लोगों ने इस एरिया के जो सबसे सुंदर और सबसे बड़ा घर था उस घर को चुन लिया। बट हमारी जब किंग की डॉटर आई वो बहुत ही गुस्सेल थी एंड बहुत ही पावरफुल थी। वो जब आई तब उसने देखा कि भाई ये तो बहुत ही बड़ा घर है, इसके अंदर तो
मैं ही रहूंगी। जब वो जाकर देखी तो वहां पर ऑलरेडी एक वाइकिंग फैमिली रह रही थी, तो इस वजह से उसको बहुत ही ज्यादा आया गुस्सा और उसने बोला कि भाई इधर से जल्दी निकलो क्योंकि यहाँ पर मैं रहूंगी। और अब उस वाइकिंग फैमिली ने बोला कि ये तो वाइकिंग का रूल है, हम तो नहीं निकलेंगे क्योंकि जो पहले आएगा वही यहाँ पर रहेगा। अभी इसी वजह से हमारी जो फ्रेडीज थी वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है कि गार्ड्स इन लोगों को भी मार दो, बट हमारे जो गार्ड्स हैं वो ये ऐसा नहीं करते। उन लोगों को पता है कि वाइकिंग के रूल्स के अंदर गर्ल्स को मारना मतलब लड़कियों को मारना बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स है, मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से मनाई की गई है, क्योंकि वाइकिंग्स के जो गर्ल्स हैं वही आगे जाकर बेबीज को बॉन्ड करते हैं एंड वही बेबीज वाइकिंग्स बनते हैं। तो इसी वजह से वाइकिंग्स के लॉ के अंदर मतलब तुम बोल सकते हो रूल बुक के अंदर लेडीज को मारना एक बहुत ही बड़े क्राइम की तरह पोर्ट्रे किया गया है। तो उसके जो गार्ड्स वो बोल देते हैं कि मैम हम लोगों से ये नहीं होगा। तो ये सुनकर हमारी जो फ्रेडीज थी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो खुद ही जाकर बहुत ही ब्रूटल तरीके से उसके बच्चे एंड बीबी मतलब सारे के सारे फैमिली मेंबर्स को मार देता है। और जब कुछ दिनों बाद ये लोग फिर से ग्रीनलैंड के अंदर वापस जाते हैं, तभी हमारे किंग को मतलब लीफ को ये पता चलता है कि हमारे फ्रेडीज ने अभी यहाँ पर क्या कर दिया है। बट यहाँ पर हमारा जो लीफ था वो कुछ कर भी नहीं सकता। और यहाँ पर वाइकिंग रूल के अंदर ये भी बताया गया है कि कोई भी रॉयल फैमिली अपने भाई और बहन के बीच में मतलब तुम लोग उसे कैपिटल पनिशमेंट नहीं दे सकते, मतलब लाइफ डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते। अपने जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं वो अपने आप में ही लड़ मर कर मर जाए और उसकी जो जनरेशन है वो आगे ही ना बढ़े। तो इसी वजह से ये पनिशमेंट बनाई गई है। और इसी रीजन की वजह से हमारा जो अभी लीफ था मतलब करंट किंग वो अभी बहुत ही ज्यादा दुविधा में पड़ चुका है, मतलब वो इधर भी नहीं जा सकता और इधर में ही नहीं जा सकता। तो अब वो करे क्या? तो इसी वजह से वो क्या करता है, अपनी बहन यानी कि फ्रेडीज को देश निकाला दे देती है, मतलब ग्रीनलैंड से निकाल देती है। और जो विनलैंड वाला बात था उसको सुमड़ी में निकाल देती है, मतलब एक पूरा का पूरा न्यू कॉन्टिनेंट ढूंढना जिसको हमारे लीफ ने नाम दिया था विनलैंड, उस पूरे के लैंड के बात को दबा दिया। तो इसी वजह से हमारा जो विनलैंड का बात है वो चैप्टर क्लोज हो गया। तो यहां से हम बात करेंगे कि कौन कौन से कैरेक्टर फेमिलियर है। तो हम बात करेंगे एरिक द ब्लडी के बारे में। तुम लोगों ने देखा ही होगा कि एरिक द ब्लडी की स्टोरी हमारे एनिमी के अंदर बोल सकते हो तुम द थॉर्स के साथ बहुत ही ज्यादा मैच खाती है। थोड़ी बहुत चीजें इधर उधर होती हैं बट मोस्ट ऑफ दी चीजें मैच खाती है। एंड जो दूसरी चीज है वो है हमारी लीफ, और लीफ के साथ मैच खाती है हमारा थॉर्स का छोटा बेटा जिसका नाम था थॉरफिन। हमारे एरिक द ब्लडी के सबसे बड़ी बेटी जिसका नाम था फ्रेडीज, उसके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से मैच आता है हमारे थॉर्स की सबसे बड़ी बेटी जिसका नाम था एवा। आई गेस मैं एवा ठीक ही बोल रहा हूँ। ये तो मैंने तुम लोगों को कुछ बेसिक चीजें बताई जो बहुत ही ज्यादा मैच थी। अब देखो इस स्टोरी के अंदर बहुत सारे तुम बोल सकते हो अनमैच्ड भी चीजें हैं। लाइक मैंने तुम लोग बताया था कि एनिमे के अंदर हमारा थॉर्स जो था वो लड़ाई से परेशान होकर अपने लाइफ को शांत गुजारने के लिए विनलैंड या फिर बोल सकते हो ग्रीनलैंड के अंदर गया था, ग्रीनलैंड। और बट यहाँ पर हमारी जो रियल स्टोरी है, रियल स्टोरी के अंदर हमारा जो एरिक द ब्लडी है वो इतना ही ज्यादा ब्रूटल है, इतना ही ज्यादा आतंकवाद नहीं बोलना चाहिए, इतना ही ज्यादा खूंखार है कि उसे देश से ही निकाल दिया। और वो चाहता था कि कोई भी उसे देश से ना निकाल पाए, तो इसीलिए उसने खुद की ही एक टेरिटरी बना ली थी और इसी वजह से उसने उस जगह को ढूंढा। मतलब हमारे एरिक द ब्लडी ने ही उस जगह को मतलब ग्रीनलैंड को ढूंढा। अगर तुम लोग ग्रीनलैंड को देखना चाहो तो अभी ये करंट टाइम के अंदर हमारा ग्रीनलैंड वर्ल्ड के अंदर कुछ ऐसी जगह पर प्लेस करता है, तुम लोग इमेज पर देख ही पा रहे हो। और वहीं पर तुम देख सकते हो राइट साइड में डेनमार्क, नॉर्वे एंड स्वीडन, और उसी के लेफ्ट साइड में तुम देख सकते हो अमेरिकन नॉर्थ कॉन्टिनेंट को। अब मैं तुम लोगों को बताता हूं कि भाई हमारा जो फिनलैंड है वो हमारे रियल वर्ल्ड के अंदर मच्छर मामू अब मैं तुम लोगों को बताता हूं कि हमारा जो रियल फिनलैंड है वो अकॉर्डिंग टू द वाइकिंग्स हिस्ट्री वो कहां पर एग्जिस्ट करता है। जो रियल फिनलैंड है, एनिमे की बात नहीं कर रहा हूं, रियल फिनलैंड की बात कर रहा हूं। तो हमारा जो रियल फिनलैंड है वो अभी के टाइम पर एग्जिस्ट करता है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, कनाडा के अंदर न्यू फाउंडलैंड के। मतलब हमारा जो न्यू फाउंडलैंड एरिया है नॉर्थ अमेरिका के कनाडा में, जो न्यू फाउंडलैंड एरिया है उस न्यू फाउंडलैंड को ही हमारे लीफ ने ढूंढा था एंड उसका नाम दिया था वेललैंड। देखो आई होप तुम लोगों को इस वीडियो के अंदर सारी की सारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गई होंगी। मैंने एकदम डिटेल में रियल एंड जो पहली वाली एनिमे की स्टोरी थी वो दोनों बता दी। यहाँ पर हमारी रियल स्टोरी खत्म होती है। अब तुम लोग बताओ कि भाई रियल स्टोरी में और एनिमे की स्टोरी में क्या डिफरेंस है। क्या तुम बोल सकते हो कि ये जो रियल स्टोरी है इसी से इंस्पायर होकर हमारी जो विनलैंड सागा एनिमे की स्टोरी है वो बनाई गई है या फिर नहीं?
अब देखो, इतने सारे बातों और इतने सारे इंफॉर्मेशंस के बाद भी तुम लोगों में से बहुत सारे लोगों का ही ओपिनियन अलग हो सकता है, और तुम लोग अगर मेरे ओपिनियन से मैच नहीं है कि हमारा जो ये एनिमे है ये मैंने जो दूसरे पार्ट के अंदर स्टोरी बताई उस पार्ट के स्टोरी से इंस्पायर्ड है, तो तुम लोग वो मुझे कमेंट से बताओ कि भाई ये इंस्पायर्ड नहीं है, और क्यों नहीं है वो तुम मुझे कमेंट से बताओ। ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने जो बताया अभी तुम्हें पूरा का पूरा प्रूफ देके बताया कि भाई ये जो स्टोरी है ये इंस्पायर्ड है, और तुम लोग मुझे बताओ कि भाई तुम लोग जो बोल रहे हो कि इंस्पायर्ड नहीं है वो क्यों नहीं है, व्हाई। अब देखो, बहुत ज्यादा बातें कर ली हमने इस वीडियो के अंदर। ये अगर वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो, इस वीडियो का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, इस वीडियो के अंदर जो मैंने डिटेल्स दी, जो मैंने हिस्टोरिकल बातें बोली, जो मैंने न्यू न्यू अपडेट्स दिए, वो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो। और अगर तुम लोग ऐसी ही वीडियोस चाहते हो तो तुम लोग वीडियो के अंदर नेक्स्ट पार्ट कमेंट कर सकते हो, तो मैं इस टाइप के वीडियोस की एक सीरीज बनाऊंगा। तो चलो, बहुत ज्यादा बातें हो गई आज की वीडियो के अंदर। मेरा नाम है सुमन एंड आप लोग देख रहे हैं मैड बॉय यूट्यूब चैनल पर करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो, एक और न्यू टॉपिक के साथ। अंटिल देन, बाय बाय।